स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एक और महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को उनके प्रशासन के प्रावधानों के साथ अलग से निपटाया जाता है जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में पाए जाते हैं। तो ये प्रावधान भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये यूपीपी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं अगर 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति आदि इनके वेतन व भत्तों से जुड़े प्रावधान हैं। ठीक है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत बात करें तो संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों के प्रारूप दिए गए हैं। यानी कि तीसरी में शपथ का प्रावधान है। ठीक है। और दूसरी के अंतर्गत वेतन भत्ते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीयों क्षेत्रों के प्रशासन का संबंध है? भाग 12, भाग 10, भाग 3 या भाग 4? तो ये भाग 10 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत हैं। वहीं भाग 4 की बात करें तो भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सरकार को संघीय या एकात्मक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों से, सरकार के 3 अंगों के बीच संबंधों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक सरकार को संघीय या एकात्मक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये यूपीएसआई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया जाता है। केंद्र की शक्तियां निर्दिष्ट की गई हैं और शेष शक्तियां राज्यों को आवंटित की गई हैं। राज्यों की शक्तियां संविधान में निर्दिष्ट की गई हैं और शेष शक्तियां केंद्र की हैं। शक्तियों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो कि 3 सूचियों के अंतर्गत है। इस प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है जो कि पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। दोस्तों इसके एग्जाम में जो विषय इसमें होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी विषय दे देता है कि ये किस सूची के अंतर्गत आएगा और कभी कभी सब्जेक्ट पूछ लेता है कि इस सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं। तो 100 विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत। और राज्य सूची के अंतर्गत अगर पूछे तो राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर पूछे तो समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। यानी कि संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पास किन विषयों पर अनन्य शक्तियां होती हैं? यानी कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन से विषयों पर सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर ए और बी दोनों? यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, ना कि ए और बी दोनों। तो केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां होती हैं वो संघ सूची के अंतर्गत होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य की दोनों की शक्तियां होती हैं और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य की शक्तियां होती हैं। ठीक है। अगला, समवर्ती विषय पर राज्य द्वारा पारित कानून को केंद्र के कानून पर वरीयता मिलती है। तो कब वरीयता दी जाएगी? यदि यह केंद्रीय कानून से पहले पारित किया गया था
यदि यह केंद्रीय कानून के अधिनियम से पहले राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था, या यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा फैसला करता है। यदि यह राज्य विधानसभाओं का बहुमत ऐसा निर्णय लेता है तो समवर्ती विषय पर राज्य द्वारा पारित कानून को केंद्र के कानून पर वरीयता मिलती है, यदि यह केंद्रीय कानून के अधिनियम से पहले राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, भारत के संविधान ने बनाया है, यूपीपी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बहुत कमजोर केंद्र, एक बहुत मजबूत केंद्र, या फिर एक केंद्र जो सामान्य समय के दौरान कमजोर होता है लेकिन आपात स्थिति के दौरान बहुत मजबूत होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक बहुत मजबूत केंद्र बनाया है भारतीय संविधान ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है तो यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत के संकल्प द्वारा घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना सामचीन होगा, यानी कि समुचित होगा, तो ये सही है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों के कार्यान्वयन के लिए ये भी सही है। ये 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो ये भी सही है। तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये सभी मामले इस पर अप्लाई होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यूपीपी 2016 का क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का कानून है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 हो जाएगा। और भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं जो कि 2014 से वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर जो कि जीवी मावलंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय कितने भाग थे? 24, 18, 22 या 16? तो भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय जो कि 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 24 भाग हैं। ठीक है, और 12 अनुसूची हैं। ठीक है। अगला, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यूपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है ये। तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के बारे में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, हिंदी को राजभाषा के रूप में, या फिर कश्मीर को विशेष दर्जा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है और अभी तक ये भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है भारत के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अनुच्छेद 356 का मतलब होता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है। अगला, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 44 अगर आपसे पूछे तो इसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता है। ठीक है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है। तो ये चारों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, और समान नागरिक संहिता वाला अगर राज्य पूछे तो गोवा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण है, और अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है। अगर अनुच्छेद 51 का पूछे या 51A तो इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं?
तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद 11वें संविधान संशोधन 11वां जो है मौलिक कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तब 10 जोड़े गए थे 1976 में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया है जो कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किन राज्यों को शुरू में स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया और बाद में पूर्ण राज्य बना दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय और सिक्किम। करेक्ट ऑप्शन 1 है इसका। अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? अभी बताया जा चुका है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो कि भाग अगर पूछे तो 4 का है और अनुच्छेद जो कि 51 का है, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 239 AA में मिलता है या का में मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 239 से, और इसका दिया गया है पूरा शेड्यूल जो कि 69वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? चंडीगढ़, पौंडीचेरी, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं? तो ये त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को हिंदी या किसी राज्य की भाषा को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 345 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, किसी राज्य की आबादी के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा बनाने के लिए विशेष प्रावधान के संबंध में संवैधानिक अनुच्छेद 347 के तहत किसकी संतुष्टि आवश्यक होती है? तो इसमें राष्ट्रपति की संतुष्टि आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया? तो ये 23वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ये 50वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1984 में हुआ था। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, केंद्र सरकार किन विषयों के संबंध में राज्य को निर्देश जारी कर सकती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर ये सभी सूचियां? तो केंद्र सरकार इन सभी सूचियों पर राज्य को निर्देश जारी कर सकती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो कि एम अनंत शयनम अयंगर थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि जीवी मावलंकर थे, अभी बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? तो उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और ये किसकी उपस्थिति में शपथ लेते हैं? तो ये राष्ट्रपति की उपस्थिति में शपथ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस साल हुई थी? तो 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी जो कि 1 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन,
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले की जांच के लिए 1948 में सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग किसके नेतृत्व में था? यानी कि जो 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मामले के लिए जांच की गई थी सरकार के द्वारा, उस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो एस.के. धर को नियुक्त किया गया था, जस्टिस एस.के. धर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की प्रसिद्ध जेवीपी समिति को दिसंबर 1948 में नियुक्त किया गया था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने राज्य पुनर्गठन समूह 1953 का गठन किया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग या समूह 1953 का गठन जो कि फजल अली और कुंजरू ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या मुख्य सचिव को? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार जो कि सिर्फ संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर संसद का आपसे आर्टिकल पूछे तो आप ये सरला ध्यान रखेंगे, संसद जो कि 79 हो जाएगा, राज्यसभा 80 हो जाएगा और लोकसभा 81 हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला, सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था, इसका कारण क्या था? तो सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था जो कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए इस आयोग का नियुक्त किया गया था जो कि 1983 में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था जो कि पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A के अंतर्गत है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत है। और अगर पूछे कब ये बदला गया कि मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कब किया गया, तो ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो कि 300A में कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए ये भी आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए ये भी आता है, सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ये भी है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो कि 6 साल के लिए की जाती है। 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होता है वो लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? यूपीएससी के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग अगर पूछे 324 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, संसद पूछे 79 हो जाएगा, लोकसभा पूछे जो कि 81 हो जाएगा, तो राष्ट्रपति से अनुच्छेद 52 संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में इनमें से लोक लेखा समिति को वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप में, तो सरकार के संसदीय रूप में जो कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही है? तो पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष के अंत में संसद के अंतरिम सत्र को संबोधित करते हैं, गलत। संसद के प्रत्येक सत्र, ये भी गलत है। संसद को कभी भी, ये भी गलत है। तो पूछा है कि कौन सा सही है, तो
ऑप्शन नंबर 1 सही है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं, जो कि भारत का राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। बाकी प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला, संसद को किस अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन करना होता है? तो 2 महीने के भीतर अनुमोदन करना होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संविधान में राज्य का अर्थ क्या होता है? संघ और राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, संसद या फिर उपरोक्त सभी? तो संविधान में राज्य का अर्थ होता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि संघ और राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल और संसद। ठीक है, अगला, राजनीतिक दलों को चुनावी चिन्ह, यानी कि राजनीतिक दल जो भी हैं उनको चुनाव चिन्ह जो आवंटित किया गया है उसका निर्णय कौन करता है? राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक दल शासी समितियां, राजनीतिक दल की चुनाव समितियां या फिर चुनाव आयोग? तो राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्णय किया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला, चुनाव संचालन नियम 1961 केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए थे किस आयोग के परामर्श से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चुनाव संचालन नियम जो कि 1961 में बनाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, इसके आयोग के परामर्श, जो कि चुनाव आयोग के परामर्श से बनाए गए थे। ठीक है, 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत में पूर्व की ओर देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर मनमोहन सिंह जी के द्वारा? तो भारत में पूर्व की ओर देखो नीति निम्नलिखित में से जो कि प्रारंभ की गई थी पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का पहला लिखित संविधान किस देश का है? रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या भारत? तो पहला लिखित संविधान जो कि यूएसए का है, और सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान पूछे तो ये भारत का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। पूछा है कि पहला संप्रभु लिखित संविधान किस देश का था? तो यूएसए का था। ठीक है, अगला, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी जो कि MC शीतलवाड़ थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? यानी कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो किसका कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उपरोक्त दोनों का या फिर जम्मू कश्मीर राज्य का, यानी कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन राज्यों का होता है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार का या भारत की सरकार का विधिक सलाहकार होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए कराई जा रही है। दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट की ऐसे सीरीज चलाई जा रही हैं, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे से अपना रिवीजन कर पाएँ ताकि एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ पाए। दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।